अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोगों ने जुम्मा भी पढ़ लिया होगा और अपनी बहुत 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 सारी दुआओं में याद भी किया होगा। नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर कीजिएगा मेरा बेटा। और खुश रहो, जीते रहो। आज छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया वेक्टर प्रोडक्ट का, डिपेंडेंस अपॉन थीटा। तो फिर मैं मूव ऑन करता हूँ चैप्टर नंबर 3 पे। और इंशाल्लाह कल के लिए कोशिश होगी कि हम चैप्टर नंबर 3 को कम्प्लीटली वाइंड अप करने के बाद चैप्टर 4 को भी हल्का सा जो टच है वो दे दें, डिपेंडेंस अपॉन थीटा। और यहाँ पे एक मज़ेदार एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछूंगा और देखता हूँ कि डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपने मुझे इसका आंसर गलत ही बताना है, जो कि मुझे बाद में करेक्ट भी कराना होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, डिपेंडेंस अपॉन थीटा मैक्सिमम हो सकता है या जनाब आप हमारे पास मिनिमम हो सकता है। दो वेक्टर्स के दरमियान हम हमेशा यही बात करते हैं कि एंगल 0 से 180 तक होता है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि अगर मैं थीटा 90 डिग्री लेता हूँ, हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है जनाब, C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेता हूं तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि आप जब लिखोगे इसको ए बी साइन 90 डिग्री तो आपके पास ये मैक्सिमम आंसर आएगा। पॉजिटिव में मैक्सिमम आ गया और साथ हम इसके क्या लिखते होते हैं हमेशा, एन यूनिट वेक्टर। ये आ गया जी हमारे पास इसका मैक्सिमम आंसर। Is there anything ओके, देन हम बात करते हैं अगर हम एंगल लेते हैं मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए मेरा बेटा जब आप 0 डिग्री लो या 180 डिग्री एंगल लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास इसका आंसर 0 आएगा। मेरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, मैंने कहा मिनिमम 0 आएगा, बट एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है 0 पे या 180 पे तो आंसर एक नल वेक्टर आता है। नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन सिर्फ 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये फर्क को जरा ध्यान से याद रखिएगा। उससे रेलिवेंट अब मैं आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख भी देता हूं क्योंकि नेक्स्ट एमसीक्यू जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों की मिस्टेक ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी जान ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट इफ वेनिशेस, क्रॉस प्रोडक्ट इफ वेनिशेस, अगर क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ नल वेक्टर बट नेवर 0। इट प्रोड्यूसेस अ नल वेक्टर बट नेवर 0, लेकिन कभी भी वो 0 नहीं हो सकता। अब मेरा बेटा आप लोगों ने इवन कि मैंने आप लोगों को जब नल वेक्टर बताया था वहां से भी ये चीज बताई थी, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप और एंगल 0 और 180 रखेंगे तो आपके पास एक नल वेक्टर आएगा। अब एमसीक्यूज जरा मजे का देखिएगा, ध्यान से सुनने के बाद आपने उस एमसीक्यूज का मुझे आंसर देना है। क्वेश्चन है आपके पास आई डॉट जे, मैं डॉट का वर्ड यूज कर रहा हूं, आई डॉट जे प्लस के क्रॉस के, इसका आंसर आपके पास क्या आता है। मैं ऑप्शन ए लिखता हूं, ऑप्शन बी लिखता हूं, ऑप्शन सी लिखता हूं शहजादो और ऑप्शन डी लिख रहा हूं। अब मेरी जान आपके पास आंसर है 0, आपके पास आंसर है नल वेक्टर, स्केलर भी लिख दिया, वेक्टर भी लिख दिया, या फिर मैं ये लिख देता हूं बोथ ए एंड बी, या फिर आंसर लिख देता हूं नॉट पॉसिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर देता हूं कि वो ये है कि भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 0 आता है, वो 0 नहीं बल्कि
नल वेक्टर कंसीडर किया जाता है? जी जनाब, सारे बताएं आंसर। 0 0। क्या बात कर दी, मजेदार बातें कर रहे हैं आप लोग। मैंने आपको कंफर्म बताया था कि इसका आंसर आप जो भी बताएंगे वो गलत होगा। अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, अब वेक्टर एडिशन का रूल जरा सामने लेके आओ। इसको डॉट प्रोडक्ट लेने से जीरो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने से आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और कभी भी आप एक स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, कभी भी आप एक स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। सो विच वन इज द बेस्ट आंसर नाउ? नॉट पॉसिबल। जी साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। स्केलर एंड वेक्टर कैन नॉट बी। अस्सलाम वालेकुम अगेन, सॉरी एक टेक्निकल इशू की वजह से सिंपली इसकी अगेन आते हैं मेरा बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ कि मैं मानता हूँ ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन हम इसमें भी गलती कर जाते हैं। आपके पास ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। सबसे पहले मैं एक पॉथ ड्रॉ करता हूँ जो कि मेरे पास ये आ, इसे मैं नाम दे देता हूँ बेटा एक्चुअल पाथ का। एक्चुअल पाथ जैसे कि आप मूव करते हुए जाते हो, मैं एक छोटा सा शॉर्ट पाथ बना लेता हूँ इन अ स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट पाथ बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्ट भी नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था जहां से अपने मूव करना स्टार्ट किया। ये इसका आपका फाइनल पॉइंट है जहां आपने अपने जो जर्नी है उसका एंड किया। अब मेरे भाई ए और बी, ये एक्चुअल पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। टोटल पाथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हमारा हो गया जनाब डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता हूं। डिस्टेंस जिसे हम एक्चुअल पाथ कहते हैं, अब वो दो तरह से हो सकते हैं। ये एक्चुअल पाथ दो तरह से हो सकते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी हो सकता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं भी हो सकता। मैं डायरेक्शन के लिहाज से ही बात करूंगा और क्लियर कर दूंगा। पहला पॉइंट ये, may not be in a particular direction may not be in a particular direction. Okay, then if in a straight direction, दूसरा बात जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये भी हो सकती है, if in a straight direction, तो क्या होगा? जैसे कि ये आ रहा है हमारे पास, अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्वांटिटी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बिकम द शॉर्टेस्ट पाथ becomes शॉर्टेस्ट पाथ। उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब एक चीज यार याद रखिएगा, ये डिस्टेंस है, यूनिट इसका मीटर आता है। हम डायमेंशन लिखने के लिए MLT यूज करते हैं। अब यहां पे मैथ तो है नहीं, इसके लिए भी जीरो आ जाएगा। टाइम भी नहीं है तो यहां पे भी जीरो आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लेंथ थी तो हमारे पास ये डायमेंशनली फॉर्मूला इसका आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब मैं आप लोगों से एक एमसीक्यूज पूछूंगा और उस एमसीक्यूज में मजीद कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, तो उन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिएगा। आवाज क्लियर नहीं है। नो, ओके, एवरीथिंग सेट, ओके। तेरा ध्यान से सुना मेरा बेटा,
इन पॉइंट्स को मैं ज़रा रेस करने लगा हूं और दूसरे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने। ओके 4 बजे बेटा आपका करियर काउंसलिंग का जो सेशन होता है उसमें आज कोई स्पेशल गेस्ट जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज़ उस सेशन में भी ज्वाइन कीजिएगा, मोटिवेट होइएगा। ज़िंदगी में डिप्रेशन बड़ा लीड कर रहा होता है, छोटी छोटी परेशानियां इंसान को थोड़ा सा डगमगा देती हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए खैर हमें मोटिवेशन हासिल करनी ही चाहिए, कामयाब लोगों को देखना चाहिए और छोटी छोटी टेंशनों को नहीं लेना चाहिए, हालांकि हम ले सकते हैं और एक नेचुरल फैक्ट है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Which one of the following is true? Which one of the following is true? A. Distance over displacement. अगर मैं distance को डिवाइड करता हूं डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अभी मैंने यहां पे ये पॉइंट ड्रॉ किए थे, ये मेरे पास पॉइंट ए और ये पॉइंट बी था, इनिशियल और फाइनल। इसको हमने एक्चुअल पाथ भी कहा जो कि हमारा डिस्टेंस था, और ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस था उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कह दिया था। अब एक चीज़ मेरी जान यहाँ से क्लियर होती है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, तो आंसर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो ग्रेटर देन 1 आएगा, वो ग्रेटर देन 1 आएगा। एक और चीज़ यहाँ से इधर मज़ेदार बात बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बी की बात करता हूँ। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट distance can never be 0 but displacement can be 0। कैसे भाई? जैसे कि सर्कुलर पाथ की बात कर लो तो डिस्टेंस तो है कर्व पाथ में, बट वेर इज, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट और दोबारा फिर वो ए पे वापस आ जाता है तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया। क्या कोई स्ट्रेट लाइन में यहां पे डिस्प्लेसमेंट है? क्या कोई शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करे दोबारा फिर वहां पे वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। यह चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिस इनिशियल पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अगर उसी पे दोबारा वापस हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट द डिस्टेंस कैन नॉट 0, बट डिस्टेंस कैन नॉट 0। ठीक है मेरे भाई, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। आगे मेरा बेटा सी की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन 1। वही पहला ऑप्शन उसको रिपीट किया गया है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। जी मेरा बेटा बैटरी चेंज हो चुकी है, तो अब फिर ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी बना, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ये बनेगा। इनके एमसीक्यू टेस्ट जरा स्टार्ट करवा दो यार। जी मेरा बेटा चैप्टर 3 से रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज होंगे जो कि होपफुली कि उसके आंसर इंशाल्लाह कल भी क्लियर होंगे आप लोगों को। सो ज़रा ध्यान से मेरे बच्चे इनका आंसर कीजिएगा। जी मेरा बेटा ज़रा ध्यान से कीजिएगा, होपफुली इंशाल्लाह आप लोग कर जाएंगे और इसमें कल भी कोई डिफिकल्टी होगी कल अगेन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है उसको भी हो जाए, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने करना है, इम्पल्स के बारे में भी बात करनी है, और मशहूर ज़माना जो टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन उसके की पॉइंट्स के बारे में भी
बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा, फिर वर्क एंड एनर्जी पे आ जाएंगे। तो इसी स्पीड के साथ इंशाल्लाह ज़वाजत ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और अपने सर को भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। जी कैसे हैं आप? और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं। और अगेन आज जो सबसे बड़ा मशहूर ज़माना टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसमें से एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछे जाते हैं और हमें किन टेक्निक्स को यूज़ करना है उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो उसके ऊपर भी बात होगी। और इनके कमेंट्स मेरे ज़रा सामने कर दें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर की भी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कब हम डिक्लेयर करते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी तब जाके आप बात करते हो कि वेक्टर आपके पास इक्वल है। इसी तरह हमारे पास अगर बात की जाती है यूनिट वेक्टर की, तो उसमें भी दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो और दूसरा आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 हो। उसके अलावा हम यूज करते हैं इसमें यूज टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हम हर क्वांटिटीज के साथ जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ जी इसी पेज पे अवेलेबल यूज टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और हम कौन कौन से वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास मेरा बेटा स्पेसिफाइड होते हैं आई, जे और के। ये स्पेसिफाइड वेक्टर्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है, वो वेक्टर और वेक्टर का यूनिट वेक्टर में यही होता है मेरा पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कई फार्मूलाज देखे हैं, जब इनके दरमियान आप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो वेक्टर को पहले लिखते हो, उसके ऊपर एरो लगाकर साथ उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो और साथ उसके साथ यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। तो यूनिट वेक्टर लिखने से हमारे पास आ जाती है डायरेक्शन। ये चीज जो मॉडुलस में गिवन होती है हमारा मैग्नीट्यूड होती है और जिसके ऊपर ये कैप लगा होता है ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अब मेरे बेटे हमारे पास क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 1 ओवर अनस्पेसिफाइड है भाई, 1 ओवर अंडर 2 इंटू आई प्लस 1 ओवर अंडर 2 इंटू आई। आप ये चीज प्रूव करें क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसके ऊपर होल स्क्वायर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसको जब आप सॉल्व करते हो मेरा बेटा तो हमारे पास अगेन जो आंसर आएगा वो आपके पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वो आपके पास एक यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करने का जो सबसे तरीका होता है स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें आपस में जब फिर कैंसिल आउट होंगी वही चीज आ जाएगी। 1 ओवर अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर 2 का स्क्वायर। साथ यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर की वैसे वैल्यू 1 ही होती है और 1 वैल्यू लिखने से आंसर अगेन आपके पास 1 ही आएगा। खैर मैंने क्या किया, जब इसका मैग्नीट्यूड आप लिखते हो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए चीज याद रखो कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम एक्चुअली क्या करते होते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और उसके अंदर आई और आई के साथ जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उनका स्क्वायर लेते हैं। ये मेथड होता था आपके पास वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो हमारे पास यहां पे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, अंडर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 हो जाएगा ये हमारे पास। तो यहां पे बचेगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। 2 एलसीएम लेंगे, अगेन आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 2।
तो स्क्वायर रूट में सिर्फ बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1 और 1 मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास आंसर 1 आ रहा है इट मींस कि वो आपके पास क्या आ रहा है मेरा बेटा यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा हो जैसे कि कोस आई थीटा cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे आई के साथ लिखी हुई वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, जे के साथ लिखी हुई वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और बड़े अच्छे से आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल आता है, तो यहां भी आंसर भी 1 आएगा विच रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस तरह हमारे पास यूनिट वेक्टर में ये चीज पूछी जा सकती है। अब आगे मैं एक एमसीक्यू आप लोगों के सामने लिखता हूं, ये चीज बड़े ध्यान से बताइएगा और अब भी यहां से जो चीज आपको समझ आई है नहीं मेरा बेटा हम इनको पहले ऐड ना करें एंड देन मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सर मेरा एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को मेरे बेटे कि जब आपने आई और जे यूनिट वेक्टर का वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम रिजल्टेंट वाले मेथड से करते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आई के साथ लिखी होगी उसका स्क्वायर लेंगे, वही वैल्यू जो बी के साथ लिखी होगी प्लस उसका स्क्वायर लेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब मेरी जान हमारे पास क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज में आप लोगों के सामने लिखता हूं और मुझे आपने उसका जवाब देना होगा कि उसका आंसर आपके पास क्या बनता है। इसको मैं जरा रेस कर देता हूं। वो क्वेश्चन ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, which one of the following is a unit vector। इनमें से वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि यूनिट वेक्टर है। फर्स्ट वन मैंने लिख दिया 1/√2i, ये था यार जरा ये चीज का ख्याल रखना, आई लिख दिया था 1/√2i प्लस 1/√2j और साथ में लिख देता हूं मेरा बेटा इसके साथ यूनिट न्यूटन मीटर। ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन में मैं लिख देता हूं आपको मेरा बेटा cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे और ब्रैकेट के बाहर मैं लिख देता हूं न्यूटन। इसी तरह सी ऑप्शन में 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। अब इसके साथ लिख देते हैं n यूनिट वेक्टर, लिख दिया मतलब n यूनिट लिख दिया। एंड लास्ट वन में जो आपके पास इसका डी ऑप्शन लिखता हूं, कहते हैं नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। कमेंट सामने खींचेगा जरा जी। तो जरा गौर फरमाकर मुझे इसका आंसर बताएं क्या बनता है। कमेंट सामने नहीं आ रहे, सिर्फ इस कासिम के बाद कमेंट नहीं आ रहा सामने, ठीक है जी। मेरा बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या बनता है। सी अगेन, बाकी कुछ लोग भी मेरा बेटा जो क्लास ले रहे हैं काइंडली इस चीज का रिस्पॉन्ड करके आप मुझे काइंडली बता दें कि इसका आंसर क्या बनता है। जी बी, किसने कहा सी और कुछ ने कहा बी। अगेन मेरा बेटा प्लीज ध्यान से, उबैद कह रहे हैं जी डी। मैं यहां पे एक की पॉइंट लिखूंगा और आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसका आंसर क्या बनता है। वो की पॉइंट ये है, a unit vector has no units। यूनिट वेक्टर का किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब मरीजान मुझे बताएं
कि आपके पास क्या आंसर बनता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारे पास फिर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इसलिए मेरी जान जरा सोच समझ के जवाब दिया करो यार। डी इज द करेक्ट आंसर। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स, तो इसके लिहाज से फिर हमारा जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। डी, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स। जी मेरा बेटा, तो इसका फिर आंसर क्या बना आपके पास, डी बन गया। जी ऐसे ही है। अगला आपके सामने फिर इस तरह का एक ट्रिकी सा एमसीक्यूज है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली जवाब देते हुए हमें थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ता है, तो जरूर सोचा करें यार। एट विच एंगल, एट विच एंगल, किस एंगल पर मेरे पास आर एक्स, आर का एक्स कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और आर वाई कंपोनेंट, ये दोनों सेम हो सकते हैं। किस एंगल पर? एंगल के नाम मैं लिख लेता हूं। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल। तो अब जरा मेरी जान मुझे आंसर बताएं कि आर एक्स और आई वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं किस एंगल पे। ऑप्शन सामने कीजिएगा प्लीज। जी यूनिट वेक्टर लिखता है, यूनिट वेक्टर का कोई होता ही नहीं यूनिट, इसलिए मैंने वो गलत लिखे हुए थे। 45, 45, 45, 45 शहजादो, 45 आंसर तब होता जब मैं कहता कि आर एक्स और आर वाई का मैग्नीट्यूड, आर एक्स और आर वाई का मैग्नीट्यूड 45 पे इक्वल होता। मुझे पता था कि आप लोग 45 ही आंसर बताएंगे, विच इज टोटली रॉन्ग, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत बता रहे हैं आप। आपके पास अगर आर एक्स और आर वाई का मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो आंसर आपका 45 डिग्री बन जाता। लेकिन आपको यह चीज मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि मेरे भाई आपके पास दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब दोनों चीजें सेम हो, तब जाके कोई वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो यहां से तो बड़ी प्रीटी क्लियर बात है कि आर एक्स और आर वाई में 90 डिग्री, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, दोनों की डायरेक्शन ही ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन सेम नहीं होगी देन हाउ कैन यू से डेट भाई आपके पास 45 है या 90। तो यहां पे भी जो करेक्ट आंसर बनता है वो मेरे भाई नॉट पॉसिबल आता है। इज इट क्लियर मेरा बेटा? जी क्लियर हो गया ये। आगे बात चलते हैं, इसलिए जरा प्लीज सोच के जवाब दिया करें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, जी एग्जैक्टली अब डी ही बनता है। इसको मैं रेज कर देता हूं। multiplication of vector by a scalar, multiplication of vector by scalar, multiplication of vector by scalar। जब एक स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्चुअली होता क्या है। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन ये है, when a vector is multiplied with a scalar, दोबारा बता दूं एमसीक्यूज मेरे भाई,
आर एक्स एक वेक्टर है और आर वाई वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स हैं। ये दोनों तब इक्वल होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड जो कि 45 पे सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एक चीज एक्स पे और एक चीज वाई पे दोनों बिल्कुल सेम हो जाए। खुद आप कह रहे हो कि एक आर एक्स है और दूसरा आर वाई है। भाई इक्वल वेक्टर्स होने के लिए दो कंडीशंस का एट ए टाइम सेटिस्फाई होना जरूरी है। So when a vector is multiplied with a scalar, when a vector is multiplied with a scalar, then what is true? तो यहां पे सच क्या है? मैं कुछ ऑप्शंस लिखता हूं, आपने मुझे ये चीज बतानी है। Its magnitude may or may not change. चले मैं ये पूछ लेता हूं, व्हाट इज ट्रू नहीं, व्हाट इज नॉट ट्रू। ये जरा और मजेदार हो जाएगा काम। इट इज या इट्स मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज। इसका मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। मे और मे नॉट चेंज, ये हमारे पास ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन बी है आपके पास, इट्स डायरेक्शन मे और मे नॉट चेंज। इट्स डायरेक्शन मे और मे नॉट चेंज। Its dimension may or may not change. डायरेक्शन भी बदल सकती है। Its dimension may or may not change. And the last one is D option. D option है जी, it can be converted into a scalar. It can be converted into a scalar. It can be converted into a scalar. तो अब जरा ध्यान से गौर करके बताइएगा, what is not true, यहां पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। साथ कासिम, डी इज द करेक्ट आंसर। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्केलर, ये गलत चीज है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है 2 न्यूटन, आप उसको मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। 2 को वेक्टर ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 न्यूटन। तो मेरे भाई ये आपके पास आ गया इसी डायरेक्शन में 4 न्यूटन। सो यहां पे देखें, डायरेक्शन भी सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वांटिटी स्केलर में बदल गई। लेकिन अगर इसको ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन चेंज हो जाती, डायमेंशन चेंज हो जाती। सो ये चीजें जरा देख लें। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास ऑप्शन बनता है वो यहां पे डी है। आगे अगेन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई करते हो विद अ नेगेटिव नंबर तो क्या होता है, जरा ध्यान से कीजिएगा
कि जब आप नेगेटिव नंबर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो नंबर्स होते हैं आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, और इन नंबर्स को जो कि नेगेटिव नंबर है, यहां पे तो फिलहाल मैंने पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया विद अ वेक्टर, अगर मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास इसका क्या आंसर आता है? जी मेरा बेटा, मैं वही बताने लगा हूं, जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन उलट हो जाती है। जी वही बात करने लगे हैं जनाब। So multiplication with a negative number, जरा प्लीज पहले सुन लीजिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन विद अ नेगेटिव नंबर, तो यहां पे मैं दो चीजें लिखता हूं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन वन, इफ नंबर इज ग्रेटर देन वन, then both magnitude and direction changes, both magnitude and direction changes, both magnitude and direction changes, but if number is equal to -1, सिर्फ नंबर -1 हो, so only सिर्फ, जैसे कि मेरे पास कोई a वेक्टर है, इसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, डायरेक्शन उलट हो जाएगी। बट इफ नंबर इज इक्वल टू 1, इफ नंबर इज इक्वल टू -1, देन आपके पास सिर्फ ओनली डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, देन ओनली डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, तब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। अब हमारे पास एक नई चीज क्लियर करता हूं इसी मल्टीप्लिकेशन में, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द फिजिकल क्वांटिटी, जब वेक्टर क्वांटिटी को एक नई फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो तब क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। मल्टीप्लिकेशन विद अ फिजिकल क्वांटिटी, इसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन विद अ फिजिकल क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन विद अ फिजिकल क्वांटिटी, तो आपके पास क्या होगा? जी मेरा बेटा, ये नाम वाकई आपको चेंज करना चाहिए और इस तरह ज़रा सेंसिबल वे में चीज़ें किया करें यार। माशाल्लाह बड़े हो चुके हो आप लोग, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, इसके बाद यूनिवर्सिटी में जाओगे और अच्छे खासे समझदार कहूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन विद अ फिजिकल क्वांटिटी, अब एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मैथ्स का यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको पता होगा जब m और a को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो बनता है फोर्स। इसका मतलब है स्केलर एक क्वांटिटी थी मैस, इसको जब वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक नई क्वांटिटी बन गई फोर्स। हालांकि वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहते हैं कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मेशन होती है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मेशन होती है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मेशन होती है। अब मैं बात करता हूं कि जब वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है या गलती हो जाती है कि हम कहते हैं जब किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। मैं मानता हूं इस बात को,
बट जीरो को जब किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास नल वेक्टर आता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि सिर्फ जीरो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस चीज को जरा ध्यान से रखना, और इससे रेलेवेंट में कुछ एमसीक्यूज भी पूछूंगा और डेफिनेटली उसका आंसर आप गलत बताओगे, जो कि बाद में हम ठीक करेंगे। मल्टीप्लीकेशन विद जीरो, मल्टीप्लीकेशन विद जीरो। जी बेटा, कौन सी एग्जाम्पल? उकाशा। हम जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को, जैसे कि जीरो को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर बना वो नल वेक्टर आया। हमारे पास क्या है बेटा? वो नल वेक्टर। उसकी डायरेक्शन भी होती है स्पेसिफाई। सो नल वेक्टर विल बी प्रोड्यूस प्रूविंग दैट अ स्केलर क्वांटिटी। मेरा बेटा ये एग्जांपल मैंने फिजिकल क्वांटिटी वाले की दी थी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी थी, जब उसके साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मैस को, स्केलर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फोर्स, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई जनाब। नल वेक्टर विल बी प्रोड्यूस प्रूविंग दैट, जो यहां पे नल वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या चीज साबित कर रहा है? ये चीज नीचे नजर नहीं आ रही, जरा देखिएगा, ये चीज लिखी हुई नजर नहीं आ रही। नजर तो आ रही है मेरा बेटा। आप अपना जरा कैमरा वगैरह चेक करके देख लो, क्योंकि हमें ये चीजें पूरी सेट करके पूरे बोर्ड को ही लेके आते हैं। सो प्रूविंग दैट, क्या चीज प्रूव करती है यहां पे कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से आप इसकी आइडेंटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते। आप इसकी आइडेंटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। कैन नॉट चेंज वेक्टर इनटू स्केलर, कैन नॉट चेंज वेक्टर इनटू स्केलर। आप वेक्टर को स्केलर में तब्दील नहीं कर सकते, कि अगर आप अभी जिसका आंसर आपने डी बताया था। यार मेरी प्रोफाइल कैसे फॉलो करनी है? जी जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। आपको समझ आ जाती है, मेरे लिए यही खुशी की बात है। अच्छा जी, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस डिवीजन का हमारा लास्ट टॉपिक रह चुका है। उसको जरा बात करते हैं, उसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। इसको मैंने जरा रेस कर देता हूं। Addition of a vectors by rectangular components. Addition of vectors by rectangular components. यहां से कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, याद में रखनी है कि क्या क्या होता था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इस तरह लेते थे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा हम ले लेते थे वाई एक्सिस। तो मेरा बेटा हमारे पास ये एक आर वेक्टर है
ये इसका आर वाई कंपोनेंट आ गया, जिसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। ये इसका हॉरिजॉन्टल जो कि आर एक्स कंपोनेंट आ चुका है। यहां पे बनने वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा होता है। बट ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि ट्राइंगल के ये दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल, तो हमारे पास दो टेल्स के दरमियान बनने वाला एंगल दो थीटा आ चुका है। लेकिन यहां पे एक चीज को क्लियर कर लें कि आपके पास मेरा बेटा जो चीज इस ट्राइंगल के दरमियान बनने वाला एंगल है, ये आपके पास फाई आर है। और यहां पे ये चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। अब मेरा बेटा आप लोगों को याद हो तो मैं कुछ चीजें रिमाइंड करवा देता हूं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू होती है वो फाई के इक्वल आती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा आपके पास, वो फाई के इक्वल आती है। जो एंगल थीटा का है वही फाई का है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि थीटा हमारे पास जो इक्वल आता है फाई के, और फाई की जो वैल्यू होती है वो टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स होती है। टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स होती है। मैंने कल ये चीज आप लोगों को क्लियर की थी मेरा बेटा। एक एंगल, दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम आपके पास 180 होता है। द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री। अब मेरा बेटा यहां पे ये बात भी आप कह सकते हो कि आर एक्स और आर वाई दोनों, थीटा इज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल में आ रहा है थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सो टू अ वेक्टर, एंड थीटा इज ऑलवेज इनर एंगल ऑफ अ, जो हमारे पास 5 है, 5 इज ऑलवेज इनर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सो आर एक्स इज पॉजिटिव और आर वाई भी पॉजिटिव होगा यहां पे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। खुद देख लो यार, वाई के लॉन्ग भी वैल्यूज यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही हैं और यहां पे एक्स, तो एक्स की राइट हो या वाई का अपर पोर्शन हो तो आर एक्स और आर वाई की दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आती है मेरा बेटा, पॉजिटिव आती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा उसकी बात करता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमारे पास जो थीटा आया वो इनर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के इक्वल आया। थीटा हमारे पास इनर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के इक्वल आया, एंड द इनर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट की कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अभी मैं इसके किसी क्वेश्चन पे नहीं गया मेरा बेटा। इन सेकंड क्वाड्रेंट ये आपका ओरिजिन होता है। खैर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपके पास आर वेक्टर की बात की जाए, ये आ गया आपका आर वेक्टर। अब एंटी क्लॉकवाइज इसका एंगल होता है तो इसका एंगल तो ऐसे आ जाएगा, ये चीज आ गई, और यहां पे ये एंगल इनर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बने। जिस तरह अगर मैं इसका आर वाई ड्रॉ करूं तो ये बनेगा, और ये हमारे पास इसका आर एक्स आ जाएगा, और इनर एंगल ऑफ ट्राइंगल जिसे हम फाई कहते हैं फिर वो ये आ जाएगा। अब अगर आप थीटा की बात करो, यहां पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन है फाई से, थीटा इज ग्रेटर देन फाई, और थीटा हमारे पास इक्वल आएगा मेरा बेटा, यहां पे जो एंगल थीटा है ये किसके इक्वल आता है कि अगर पूरा एंगल आपके पास 180 होता है, इस पूरी लाइन पे पूरा एंगल क्या होता है बेटा 180। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है और उसके साथ फाई आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो 180 में से फाई को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 180 डिग्री माइनस फाई, 180 डिग्री माइनस फाई। मेरा बेटा प्रीवियस लेक्चर्स भी यहां पे ही अवेलेबल हैं, जहां पे वॉच आ रहा होगा वो प्रीवियसली लेक्चर्स होंगे।
सो यह सबसे आसान तरीका ये बता दूं कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो 1, आपने सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है तो यहां पे मैक्सिमम 180 है, तो 180 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही आसान सा तरीका है। लेकिन मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से बता दिया है। तो हम यहां पे फिर यही लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे यहां पे, तो अगेन वो वेक्टर यहां पे ड्रॉ करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो 180 में प्लस 5 ऐड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा 180 प्लस 5, 180 प्लस 5, और 5 की वैल्यू होती है जी टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। और अगर हमारे पास ये आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू दोनों नेगेटिव होंगी, तो 360 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 360 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 5। तो ये बस कुछ इंफॉर्मेशन थी। ओके अच्छा मेरा बेटा, आप लोगों का जो आज केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, तो सर फरहान की तरफ से आपके लिए एक्चुअली अनाउंसमेंट है कि उसकी जो वीडियो है वो उनकी प्रोफाइल पे अपलोड कर दी गई, अभी उन्होंने अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। नल वेक्टर के लिए क्राइटेरिया क्या है मेरा बेटा, ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने बड़े अच्छे से और विद डेफिनेशन कर लिया था कि नल वेक्टर कब कब पॉसिबल होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट डायरेक्शन, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने से, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जब लिया जाता है तो जब एंगल 0 या फिर 180 हो दो वेक्टर्स के दरमियान, तो हमारे पास जो वेक्टर आता है वो नल वेक्टर आता है। इसलिए मेरा बेटा मैंने कल एक्चुअली अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये चीज एक स्टेटस टाइप लगाया था कि मेरे भाई काइंडली इसकी प्रैक्टिस किया करें, लेक्चर्स को बार बार देखें और उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना है तो मेरी जान हम लोग बाकायदा से जी कर सकते हैं मेरा बेटा, क्यों नहीं कर सकते। जी अब मैं आ जाता हूं बड़े ही मशहूर जमाना टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बार बार आप लोगों को यही कहा जाता था इवन के एफएससी के अंदर भी कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि वो चीज़ आप लोग हमारी मानते नहीं थे, लेकिन वो क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर। सो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एक बड़ी एक बिटर ट्रूथ आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज कहाँ अवेलेबल होंगे, सबसे पहली बात तो ये कि यार आप अगर अपने लिखोगे पास पेपर्स के बारे में, इवन कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ एमसीक्यूज, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से मैं स्टेटस पे अपलोड कर दिया करूँगा एमसीक्यूज, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मेरे भाई आप लोगों की जो बुक है ना वो आपकी अच्छी दोस्त होनी चाहिए। वो आप उस बुक को जितना रिवाइज करोगे, अब आपको वो कॉन्सेप्चुअल नजर आना शुरू हो जाएगी। जिन एमसीक्यूज को, जिन टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो, अब वो आपको कंसेप्चुअली समझ आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले ये चीज़ उनको ज़रा बता दें। कामरान साहब ने जो कमेंट किया, सर ये कामरान साहब का जो कमेंट है वो ज़रा इनको काइंडली बताइएगा। कल मैंने पोस्ट की वो शो भी नहीं हुई और उसका कोई एरर आ रहा है, तो ज़रा उसको काइंडली रिजॉल्व कर दें। जी सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, जब दो वेक्टर्स के दरमियान एक इस तरह की मल्टीप्लिकेशन की जाती है कि आंसर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं
डॉट प्रोडक्ट का। देखिए यहां पे मैंने ए और बी के ऊपर वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो उसको हम नाम देते हैं यहां पे एक स्केलर क्वांटिटी का। और जब इसके मैग्नीट्यूड को ओपन किया जाता है, इस चीज को जब ओपन करते हैं तो हमारे पास ये बनता है ए बी कॉस थीटा। हमारे पास क्या बनता है मेरा बेटा, ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास ये बनता है ए बी कॉस थीटा। जैसे कि आपके पास एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, इनके दरमियान ये बनने वाला एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है और इनके दरमियान बनने वाला ये एंगल थीटा है। अब आप करते क्या हो, ये बी का वाई कंपोनेंट आ गया, ये आपके पास बी वाई कंपोनेंट आपको पता है बी साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन जो अगर बी एक्स कंपोनेंट की बात करो, वो बी एक्स मतलब बी एक्स का मतलब ये भी होता है कि बी कॉस थीटा। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब मैं इस तरह अगर मैं इस तरह वेक्टर्स को इस तरह लिखना चाहूं, सी इज इक्वल टू ए की जो मैग्नीट्यूड है वो मैं बाहर लिख देता हूं और अंदर लिखता हूं बी कॉस थीटा, और अंदर क्या लिख रहा हूं, बी कॉस थीटा। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे साया होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए के ऊपर बी की प्रोजेक्शन ड्रॉ करना 90 डिग्री के एंगल से। तो ये बी की प्रोजेक्शन है आपके ए वेक्टर के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो ये आपके पास बन जाता है बी ए कॉस थीटा। इस तरह भी पूछा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसके इक्वल होगी। इवन के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल भी थी डॉट प्रोडक्ट में, जब आप लोगों को पढ़ाया जाता था एफएससी में, उसके साथ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैलकुलेट की जाती थी। इसी तरह अब हम बात करते हैं, अगर मैं b को बाहर लिख देता हूं और अंदर लिखता हूं a cos थीटा, तो तब आपको क्या ड्रॉ करनी होगी, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन अब मैं बड़ी देर हुई क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आया था, तो क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये चीज बतानी है और ध्यान से मुझे ये चीज क्लियर करनी है। मैं अगेन एक आपका पढ़े हुए टॉपिक से ही इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करूंगा तो आपने प्रीवियसली उसको इस्तेमाल भी करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है मेरे पास, फर्स्ट वन आपके पास कम्यूटेटिव नेचर आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, विच वन इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव नेचर। यार ये प्रोफाइल ओपन नहीं हो रही, मैंने कल भी स्टेटस लगाया था तो बच्चों के बार बार कमेंट्स यही आ रहे हैं, काइंडली उनको एक रिप्लाई दे दे। कम्यूटेटिव नेचर, कम्यूटेटिव नेचर क्या होती है। कम्यूटेटिव नेचर का मतलब यह है कि अगर मैं ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, वो इक्वल आ जाए बी डॉट ए के। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी सी आ जाती है, और यहां पे जो एक रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी सी प्राइम आ जाती है। हालांकि ये बोथ आर स्केलर, इस बात को तो आपने हमेशा याद रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल बिटवीन
A डॉट बी एंड B डॉट A. ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D. देयर आर 4 ऑप्शंस. इन 4 ऑप्शंस को मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं. 0 डिग्री, उसके बाद हमने लिख देता हूं 90 डिग्री, फिर मैं लिख देता हूं 180 डिग्री, और उसके बाद मेरे पास आंसर आ गया नॉट पॉसिबल. अब इसको गौर से देख के बताएं. मैंने आपको बस इसका मैग्नीट्यूड भी ओपन करके बताया था कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट यही दे रहा हूं कि बात करने से पहले, बोलने से पहले सोचिएगा जरूर. जी माशाल्लाह, क्या बात है. ए जरा फिर. 0, 90, 180 नॉट पॉसिबल. 0, A, 90, 180 नॉट पॉसिबल, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत आंसर है. मैं आपको इसलिए कहता हूं कि बोलने से पहले सोचा जरूर करें. आपके पास इसका जो ऑप्शन बनता है वो नॉट पॉसिबल है. क्यों मेरे भाई? मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है, लेकिन 2 वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो. उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो. बताइए, पढ़ा रहे हैं, पूछ लें कौन है. डिपेंडेंस अपॉन थीटा. थीटा के ऊपर डिपेंडेंस मतलब एंगल के ऊपर डिपेंडेंस. अब एक चीज यहां से याद रखिएगा, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि हमारे पास कंसेप्चुअल ये लिया जाता है, कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो बहुत मैक्सिमम है, नेगेटिव में है तो वो मिनिमम है. ऐसा नहीं है. नेगेटिव साइन यहां पे रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन को. नेगेटिव साइन यहां पे रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन को. वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम भी हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी मैक्सिमम हो सकती है. दरमियान में मैं 3 चीजें लिखता हूं आपके पास. एक आपके पास मेरा बेटा आ गई मैक्सिमम पॉजिटिव, सेकंड स्टेप आपके पास आ गया उसकी मिनिमम वैल्यू, एंड थर्ड स्टेप आ गया हमारे पास उसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू. इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा. हम एंगल 0 से 180 के दरमियान बात करते हैं. अगर मैं थीटा आपके पास 0 डिग्री लेता हूं, अगर एंगल मेरे पास 0 डिग्री आता है, तो मेरे भाई बड़े सबको बड़े अच्छे से ये चीज क्लियर है कि आपके पास C आएगा जी AB cos 0, जो कि इक्वल आ जाएगा AB के इक्वल, जो कि आ जाएगा आपके पास AB के इक्वल. एंड AB इज पॉजिटिव मैक्सिमम. AB इज पॉजिटिव मैक्सिमम. AB इज पॉजिटिव मैक्सिमम. अब इसकी एग्जांपल मैं अगर इस तरह लेता हूं कि आपके पास वर्क का फॉर्मूला होता है जी FD cos थीटा, और इनके दरमियान एंगल आपके पास 0 डिग्री है, और फोर्स की वैल्यू आपके पास यहां पे कोई गिवन है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 2 मीटर है. तो ये इसका आंसर 20 आएगा, 20 जॉल, जो कि मैक्सिमम आंसर इसका होगा. इसी तरह अगर मैं इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री ले लेता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then dot product is equal to C is equal to AB cos 90, which will equal to 0, which will equal to 0 आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू होगी. अब मजेदार बात पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा है जनाब 180 डिग्री एंगल. इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर आपका एंगल 180 डिग्री होता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है C is equal to AB
कॉस 180 डिग्री, तो आंसर आ गया आपके पास माइनस ए बी। यहां पे प्लस ए बी था तो माइनस ए बी तो ऑपोजिट डायरेक्शन को बता रहा था कि पहले पैरेलल है, अब एंटी पैरेलल हो चुके हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो आपके पास क्या आ रही है वही। सो ये आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम है, माइनस ए बी आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम है। अब अगेन आपके पास एक क्वेश्चन पूछता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर। इसमें आपने बचाना है मुझे कि कौन सा आंसर आपके पास ग्रेटर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आते हैं। ऑप्शन ए आपके पास इस तरह बताया जा रहा है -100 जॉल। ऑप्शन बी आपके पास -1000 जॉल। ऑप्शन सी आपके पास -100 जॉल, सॉरी ये +100 जॉल था, इसको हम -100 जॉल कर लेते हैं। एंड ऑप्शन डी आपके पास आता है बोथ ए एंड बी। जी ये चीज मुझे जरा क्लियर कर दें। जी ये जरा कमेंट सामने खींचेगा, इसका क्या आंसर बनता है। मैं आपको वही बात बताऊंगा मेरी जान कि आप लोगों ने फिर गलती करनी है, लेकिन गलती नहीं करनी। वीडियो ब्लर हो रही है तो अपना पेज रिफ्रेश करें। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपके सामने रखने लगा हूं और आपने इसका आंसर बड़ा सोच समझ के मुझे बताना है, वो भी एंगल से रेलिवेंट होगा। एट विच एंगल, किस एंगल पे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अगर ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर भी आप बता देंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, एट विच of the following angles dot product reduced to half of its maximum value. Dot product reduced to half of its value. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे सॉल्व नहीं हो जाएगा, ट्रिकी जरूर है। ऑप्शन ए है जी एंगल 45 डिग्री। डायरेक्शन ऑपोजिट है ना यार, एंटी पैरेलल, वर्क नेगेटिव नहीं हुआ, डायरेक्शन ऑपोजिट थी। एंगल आपके पास है 45 डिग्री। एंगल आपके पास 30 डिग्री। एंगल आपके पास 60 डिग्री और एंगल आपके पास है 90 डिग्री। जी जनाब बताएं तो इसका आंसर क्या बनता है आपके पास। जी माशाल्लाह क्या बात है, कासिम, अमार जी। अब आप सुन देखिएगा इसका आंसर कैसे बनता है। आपको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका मैक्सिमम ए और बी का मैग्नीट्यूड ही होता है। आप इस मैक्सिमम का हाफ करना चाहते हो, इस मैक्सिमम का हाफ करना चाहते हो। थीटा अगर 0 रखो तो आंसर आता है 1, लेकिन ये तो ए बी बन जाएगा। मैं ए बी ओवर 2 करना चाहता हूं। एंगल आप यहां पे 30 डिग्री रख के देख लो। ए बी कॉस थीटा के साथ एंगल जब 30 डिग्री रखोगे तो ए बी को ये क्या कर देगा,
हाफ कर देगा. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डॉट प्रेडिक्ट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो मेरे पास जो फिर करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा आपके पास फिर 60 डिग्री. एंड 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है. इंशाल्लाह अगेन कल वेक्टर कोऑर्डिनेट इसका लास्ट टॉपिक रह गया और साथ इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे. इनके एमसीक्यूज का जो टेस्ट है जरा काइंडली वो स्टार्ट करवा दें.